गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर बेटा रीडिंग कंप्लीट कर चुके थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पाठगत प्रश्नोत्तर भी कर चुके थे। आज इसके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। जो आपके इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न हैं उसमें जो फर्स्ट प्रश्न है, आप इसको बेटा कैसे करोगे, देखो साथ में बुक ओपन कर लो। जब इनको इस वीडियो को देखते हो पहले बुक में वो क्वेश्चन पूरा रीड आउट करो और फिर देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर इस आंसर को मेमोराइज करो और इसको समझो। बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है इस प्रकार। मैं पहले बुक में से रीड कर रहा हूँ, जो इसमें वीडियो में नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन आंसर आपको यहाँ है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक ने की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखें। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, हमें उस मिस्टेक को ठीक करके लिखना है। पहला सेंटेंस बुक के अंदर क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा। देखो यहाँ ये कहना चाहता है कि जब स्वतंत्रता से पहले की बात है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वो जब संविधान बना रहे थे, देश को आज़ाद करवा रहे थे, तो उनके मन में ये था कि चाहे देश लोकतांत्रिक हो चाहे ना हो, मतलब ये विचार उनके मन में था। तो ये बेटा बिल्कुल गलत वाक्य है, इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे। उनके मन में जो था, उनके मन में सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही विचार था। तो आंसर देखो इसमें क्या दिया हुआ आपके नोट्स में, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोकतांत्रिक हो या न हो, सिर्फ होने पर ही जोर दिया था, न होने का तो कहीं किसी के मन में विचार ही नहीं आया। दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। कहते हैं कि जितनी भी बातें, जब उनकी मीटिंग्स होती थी तो वो जो भी बात होती थी उस पर सभी सहमत हो जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता था बेटा, उनके सबके विचार एक जैसे नहीं होते थे। पहले वो आपस में फिर डिस्कस करते थे, सबके विचार अलग अलग होते थे और वो आपस में डिस्कस करके उस बात को फिर बाद में सहमत होते थे उस बात पर। तो देखो इसमें क्या दिया गया है नोट्स में, संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे। मतलब सदस्य जो थे अलग अलग बातों पर अलग अलग विचार थे। भाई जितने लोग होंगे उतने ही विचार होंगे, देखो सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए। डिस्कशन चल रहा था, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बातचीत चलती थी, तब जाकर उनके विचार एक जैसे होते थे। ठीक है, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्हें एक समान राय रखी, फिर उस आखिर में उनकी सबकी राय एक जैसी हो जाती थी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हर एक बात पर वो सहमत थे, बाद में सहमति हुई है विचार करने के बाद। दूसरा पॉइंट है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ संविधान हो और वहाँ लोकतंत्र हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, होगा क्या, सेंटेंस इस तरह होता है, जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए। अगर कहीं लोकतंत्र की व्यवस्था है तो वहाँ संविधान बहुत ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि उस देश के नियम कानून फिर फाइनल हो जाते हैं, सबके सामने क्लियर हो जाते हैं क्या नियम कानून है। अगले वाक्य में कहता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये भी, इसमें भी थोड़ी सी गलती है कि संविधान जो है वो, देखो ये बात तो ठीक है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। इसमें बदलाव किया जा सकता है, संशोधन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। मतलब, और संशोधन भी कैसे होता है, संसद भवन में 2/3 बहुमत लेने पड़ते हैं। मतलब मान लो संसद भवन में 300 सदस्य हैं, तो 300 में से 200 लोग संशोधन के पक्ष में होने चाहिए कि हाँ भाई इस कानून में हम संशोधन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन टाइप है, उसमें आपको एक आंसर चूज़ करना है। आपने इतनी रीडिंग की है तो उसके आधार पर आप इसकी इनमें से आंसर चूज़ कर सकते हो। और जो फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका वो होगा मैच द फॉलोइंग। एक तरफ कुछ महापुरुषों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे वो किस कमेटी से जुड़े हुए थे, किस चीज़ से जुड़े हुए थे, उसका नाम दिया गया है। तो ये आप खुद करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ में क्या पूछा है, फिफ्थ में कहता है कि जवाहरलाल नेहरू का जो साक्षात्कार लिया गया था। देखो ये आपको नोट्स में नहीं लिखा मिलेगा, क्वेश्चन बुक में देखकर ही आप अच्छे से समझ पाओगे। तो उस एक इंटरव्यू लिया गया नेहरू जी का, उसमें जो भाषण था उसके आधार पर कुछ प्रश्न किए गए और उसके आधार पर ही जवाब देने हैं।
पहला प्रश्न देखो क्या है बुक के अंदर, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। दूसरा, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। और तीसरा, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन का लगभग एक जैसा ही आंसर है। इसमें कहता है कि नेहरू, पहली बात जो थी सुस्ताने वाली, कि भविष्य जो है भारत का वो सुस्ताने वाला और आराम करने का नहीं है। कि भारत आज़ाद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब स्वतंत्रता सेनानी जो है वो आराम से बैठ जाएंगे, अभी तो उन्हें बहुत सारा काम करना है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभी उन्हें उन वादों को पूरा करना है जो देशवासियों से किए गए हैं कि अच्छा भविष्य होगा, तुम्हें आज़ादी के बाद अच्छे घर मिलेंगे, अच्छा जीवन होगा तुम्हारा। तो वो उन सब के लिए भी तो बहुत सारा काम करना था और वो किया भी गया था। नेक्स्ट जो सेंटेंस था, वे नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हुए हैं। इसमें यह कहता है कि नेहरू जी चाहते हैं कि हम भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दें। जब हम मानवता से समर्पित हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से हम अपने आप ही अटैच हो जाएंगे, सारे लोग हमसे अटैच हो जाएंगे। अगला भी जो आंसर है बेटा वो भी इसी तरह से है कि वे संविधान निर्माताओं से शपथ चाहते हैं। कैसी शपथ? कि वे दुख और परेशानियों में पड़े करोड़ों लोगों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा बेटा, वहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसमें कहा गया कि हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख से आंसू पहुँचने की है। तो इसमें कहता है कि जो सबसे महान व्यक्ति का जो जिक्र किया गया वो किसे बताया गया। तो इसमें सबसे महान व्यक्ति नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी को कहा है। नेक्स्ट जो 6th प्रश्न है वो भी मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ तो हमारी जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ। तो ये भी आप खुद अपने आप मैच करोगे जो बुक के अंदर ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 7th में क्या दिया गया। 7th में नेपाल की स्थिति दी गई है कि नेपाल के अंदर जो राजा है वो उसने अपने अकॉर्डिंग संविधान बना रखा है, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वहाँ उसके संविधान का विरोध कर रही है, राजा का विरोध कर रही है। कुछ पार्टी तो ये चाहती है कि संविधान को बदला जाए और कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जाए। कुछ कहते हैं कि संशोधन करके उसी पुराने संविधान में और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दो। तो ये कहता है कि एक लड़के की स्टोरी थी ये, वो अपने मित्र जो भारत देश में रहता है, मतलब आप भारत देश में हो तो आपको उसने पत्र लिखा और वो आपकी राय जानना चाहता है, आपसे कुछ पूछना चाहता है कि भाई कैसे हम करें। तो इसमें आप उसको सुझाव क्या दोगे। आप भी उसको एक रिटर्न में पत्र लिखोगे। देखो उत्तर में पत्र ही लिखा गया है और उसमें कैसे कहोगे, उसमें इसमें कहा गया है कि नेपाल की जो स्थिति है वर्तमान, उससे हमारे देश में भी चिंता का माहौल है। मतलब भारत देश भी नेपाल की स्थिति के ऊपर चिंता व्यक्त कर रहा है। सभी चाहते हैं कि नेपाल में जो अतिशीघ्र लोकतंत्र की स्थापना हो। आप लोग अपना संघर्ष जारी रखें और संविधान में संशोधन या नए संविधान के सभा के गठन के लिए राजा के ऊपर दबाव बनाइए। मतलब ठीक है, राजा को जितना हो सके मनाने की कोशिश करो, दबाव बनाओ। आंदोलन वगैरह करना चाहते हो तो वो सब किए जा सकते हैं। और हमारा देश मतलब जो भारत देश है उसने भी नेपाल के लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाई है, अपील की है। ठीक है, मतलब जो दूसरे देश हैं, इंटरनेशनल जो लेवल होता है, सभी देशों से बड़े बड़े जो देश हैं उनकी जो मीटिंग होती है तो वहाँ पर भी ये मुद्दा भारत ने उठाया है नेपाल के लोकतंत्र के लिए। तो ऐसे आप उसको पत्र लिखकर जवाब दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा उसमें क्या बताया गया है, उसमें पूछा गया है 8th में, लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार हैं। मतलब जो जब लोकतंत्र का विकास होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। ठीक है, तो कई कारण होते हैं और उनमें अलग अलग विचार होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही कारण और विचार मतलब कारण दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है कि क्या वो सही हैं या नहीं है। ठीक है, पहला कारण अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों ने भारत को उपहार में दी थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, ये अब इसमें से देखोगे आप नोट्स में थे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना अंग्रेज़ों ने ही 1937 में पहली बार प्रांतीय परिषदों का गठन लोकतांत्रिक प्रणाली का गठन मतदान विधि से करवाया था। जो प्रांतों के अंदर इलेक्शन हुए थे 1937 के अंदर, तो वो किसके हिसाब से करवाए थे, वो इलेक्शन के थ्रू करवाए थे, चुनाव करवाए गए थे और कि जो जीतेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको मतलब अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये जब लोगों ने देखा कि हाँ भाई इलेक्शन व्यवस्था बड़ी अच्छी है तो लोगों ने इसका अनुभव ले लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि ये व्यवस्था तो अंग्रेज़ों ने पहले खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली थी या उन्होंने अपने देश को उपहार में दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें
ख पार्ट, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है, और उनके शोषण का विरोध किया, जो उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी उसका भी विरोध किया। अब उसके बारे में आगे कहते हैं कि ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र होना ही था। तो निजी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, ये उस लोकतंत्र देश का पहला सिद्धांत है कि वो उस देश के वासी समान अधिकार में जिएं और स्वतंत्र रूप से जिएं। तो इसमें भी यही रहेगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार से दूर रखा गया, वंचित किया गया। भारतीय नेताओं ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई तथा स्वतंत्रता और समानता की मांग की, जो लोकतंत्र के मूल आधार हैं। तो उन्होंने यही तो आवाज़ उठाई थी कि हमारा देश आज़ाद किया जाए और हमारे सबके अधिकार फिर समान किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो में कहता है कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। उनके अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का नया आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। देखो इसमें क्या है, इसमें कारण, इसमें इसका आप किस तरह से करेंगे। नोट्स के अंदर दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और संविधान सभा के नीति निर्धारक लोकतंत्र के प्रति परिपूर्ण से प्रतिबद्ध थे। मतलब जब वो संविधान बना रहे थे ना, जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उन सब का एक ही मकसद था कि वो बंधे हुए थे एक ही मकसद के अंदर कि हमें लोकतंत्र हासिल करना है, हमारा खुद का राज होना चाहिए, हमें ये जो व्यवस्था है अंग्रेजी हुकूमत, इसको ख़त्म कर देना। तो लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए उन्होंने दुनिया के सभी, अब उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, जब लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसे तो स्थापित नहीं की जा सकती, तो जब संविधान बनाया जा रहा था उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, बड़ी बड़ी बहुत सारी किताबें पढ़ी गई, बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया गया, उनकी ऑब्जर्वेशन की गई। कई देश ऐसे देखे गए जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है लेकिन संविधान है, वहाँ की स्थिति को जायजा लिया गया, मूल्यांकन किया गया। जहाँ पर दोनों चीज़ें थी, लोकतंत्र भी और संविधान भी, उनका भी जायजा लिया गया, तो तब जाकर हमारा संविधान बनाया गया और फिर इस प्रणाली को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक प्रणाली को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, उसमें क्या दिया गया, उसमें महिला से जुड़ा हुआ एक टॉपिक दिया गया, एक पैराग्राफ दिया गया है। उसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो पुरुष से नीचे दिखाने की कोशिश की है कि जो महिलाएं होती हैं वो मतलब वो क्या होती हैं, वो पुरुष के ही ऊपर डिपेंड होती हैं और सारी बातें, मतलब एक तरह से स्त्री और पुरुष के जो अधिकार है उसमें समानता नहीं, असमानता दर्शाई गई है। तो कहते हैं कि क्या ये वाक्य हमारे संविधान से मेल खाते हैं, उसके किसी अनुच्छेद से? नहीं, ये हम अब आंसर में रहेगा नहीं। इस पद्यांश में व्यक्त मूल्य जो भी बातें कही गई है वो हमारे संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करती। हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिसमें ये दिखाया गया कि स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार सभी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बराबर का हक मिला हुआ है, दोनों को समान दृष्टि से देखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा बेटा वो लास्ट है। इसमें क्या है, इसमें 3-4 वाक्य दिए गए हैं क्वेश्चन में, जब आप देखोगे बुक के अंदर, और ये पूछा गया है इनमें कौन से कथन गलत है और कौन से सही है। जो सही है उसका कारण बताओ और जो गलत है उसका कारण बताओ। पहला कथन देखो, ये नोट्स के अंदर ही है सारा क्वेश्चन। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। कहता है कि जो संविधान में जो संविधान है ना वो देश के दूसरे कानूनों के बराबर ही है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। संविधान जो होता है वो देश का सबसे बड़ा कानून होता है, इसके बाद सभी कानून आते हैं। तो मतलब संविधान है उसकी हैसियत सभी कानूनों से ऊपर है, ठीक है, बाकी सारे कानून इसके बाद आते हैं। दूसरा पार्ट दिया गया है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा, कि देश को कैसे चलाना है, देश के कौन कौन से पार्ट होंगे, मतलब कौन कौन से शासन व्यवस्था के अंग होंगे, जो न्यायपालिका है, विधायिका है। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, संविधान के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है, पूरी डिटेल में लिखा हुआ है कि देश को कैसे चलाना है, ठीक है। संविधान में सरकार के तीनों अंग, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके गठन किस तरह से होगा, इनको कैसे बनाया जाएगा, फिर इनका काम क्या क्या होगा, सब चीज़ें मेंशन है संविधान में। हर मंत्री जो बड़े बड़े जो मतलब पद हैं उनके कार्यों का भी वर्णन किया गया है और कैसे उनको चुना जाएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, हर चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है। इसीलिए तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। नेक्स्ट कहता है कि
ग नागरिकों के अधिकार और सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है बेटा। हमारे क्या अधिकार हैं, नेताओं के क्या अधिकार हैं, सरकार किस हद तक काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती सरकार, और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो सारी बातें संविधान के अंदर हैं। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। लास्ट जो इस क्वेश्चन का और इस चैप्टर का पॉइंट बचा हुआ वो ये है कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं। मतलब वो सिर्फ नॉर्मल बातें बताता है, लेकिन जो मूल्य हैं, जो मेन बातें हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही। जो गुण हैं उन और कोई खास बातें नहीं बताता। ये बिल्कुल गलत वाक्य है, क्योंकि संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी चर्चा तो संविधान की प्रस्तावना में, और प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का हिस्सा ही है। जब हम संविधान का मतलब जो फ्रंट पेज है उसी के अंदर तो होता है। आपकी बुक में इस चैप्टर के अंदर तो दिया ही गया है। जब आप अपनी बुक ओपन करते हो, जैसे आप अपनी बुक ओपन करोगे बेटा 9th की, कोई भी मोस्ट ऑफ बुक्स जो होती हैं हमारी, उसमें प्रस्तावना होती है, ठीक है। तो वो प्रस्तावना जिसमें ऊपर लिखा होता है भारत का संविधान उद्देशिका, तो उसके अंदर सारे गुण लिखे हुए हैं कि हमारा देश जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता है हमारे अंदर। सारे तरह के गुण तो वहाँ दिए गए हैं। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है कि हमारे संविधान में सिर्फ संस्थाओं का जिक्र है, मूल्य वगैरह का जिक्र नहीं किया गया। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। आपको ये क्वेश्चन आंसर फिर से बता रहा हूँ बेटा, बुक ओपन करके पहले क्वेश्चन वहाँ से रीड करो, फिर इसमें से आप मेमोराइज के, इससे समझ में आएगा। साथ में बुक ओपन कर लो और फिर उसमें से भी देखो और यहाँ से भी, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। यहाँ पर कई क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे जाते, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।